दोस्तों, मध्यकालीन दौर में भारत पर सबसे ज्यादा राज करने वाला साम्राज्य था मुगल साम्राज्य। मगर 707 में हुई औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन के एक छोटे से इलाके से निकली मराठाओं की ताकत दिल्ली के लाल किले तक जा पहुंची थी। मुगलों का यह हाल किस वजह से हुआ, क्या थे इसके मायने, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। अपने आखिरी दिनों तक मुगल बादशाह औरंगजेब दक्कन को मुगल साम्राज्य में मिलाने की कोशिश में थे। इसी कश्मकश में उन्होंने दिल्ली को तक छोड़ दिया था और अपनी सारी सेना के साथ दक्कन आ गए थे। उन्होंने दिल्ली के बजाय अब औरंगाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, ताकि नजदीक रहकर वे मराठाओं के खिलाफ होने वाले सैन्य कार्रवाई पर अच्छे से नियंत्रण कर सके। 1680 से लेकर 1679 तक मुगलों और मराठाओं की फौज कई मोर्चों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। बात करें 1679 की, तो यहाँ मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक छत्रपति संभाजी महाराज मुगलों की गिरफ्त में आ जाते हैं, जहां उनकी 11 मार्च 1689 में हत्या की जाती है। संभाजी महाराज की मौत के बाद औरंगजेब को यह लग रहा था कि अब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से बिखर जाएगा, मगर वास्तव में इसका परिणाम विपरीत निकला। छत्रपति संभाजी महाराज की हुई मौत के बाद उनके भाई राजा राम बिखरते हुए मराठा साम्राज्य की बागडोर संभालते हैं और उसी तेजी के साथ मुगलों का प्रतिकार करते हैं जैसे उनके भाई संभाजी किया करते थे। हालांकि कायदे से मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाजी महाराज के बेटे शाहू के पास होनी चाहिए थी, मगर मुगलों द्वारा उन्हें कैद किए जाने पर राजा राम को खुद ही छत्रपति बनना पड़ा। खैर, अब बढ़ते हैं उस दौर की तरफ जहां राजा राम मुगलों से बचते बचाते एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के तहत लड़ाई लड़ रहे थे। सबसे पहले उन्होंने विशालगढ़ को अपना आसरा बनाया, मगर मुगल यहां भी उनका पीछा करते हुए गढ़ के नीचे तक पहुंच चुके थे। उस वक्त मुगल फौज की कमान थी औरंगजेब के सबसे खासम खास सरदार जुल्फिकार खान के हाथों में। उसकी अगुवाई में मुगल फौज लगातार दक्षिण की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही मुगल फौज ने विशालगढ़ का रुख किया, तब छत्रपति राजाराम को लगा कि उन्हें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। उन्होंने विशालगढ़ से दूर जिंजी के किले को अपना आसरा बनाया। आगे चलकर कई सालों तक यही मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी। छत्रपति राजाराम द्वारा मुगल सेना को दिए इस चकमे से जुल्फिकार खान पूरी तरह से बौखला उठा। उसने तुरंत अपनी फौज के साथ विशालगढ़ के बजाय जिंजी का रुख किया। इसी बीच एंट्री होती है मुगल साम्राज्य के उस वक्त के सबसे बहादुर सूबेदार संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव की। इनकी अगुवाई में मराठा फौज मुगलों से इस कदर लड़ती है कि जुल्फिकार खान को जिंजी के किले को जीतना तो दूर, उसे देखना तक नसीब नहीं होता। मगर छत्रपति राजाराम के हाथ न लगने से मुगलों को कुछ खासा नुकसान भी नहीं हुआ। वे दूसरे मोर्चे से मराठाओं के एक के बाद एक किले जीतते जा रहे थे। ऐसे में मराठाओं को जरूरत थी एक नए प्लान की। 1692 आते आते संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव के नेतृत्व में मावड़ के इलाके में सभी सरदारों की एक सभा आयोजित होती है। इस सभा का मकसद एक यूनिफाइड प्लान बनाने का था, जो किसी भी वक्त किसी भी मौके पर मुगलों के खिलाफ कारगर साबित हो सके। तो क्या था ये प्लान, चलिए जानते हैं। जब यह योजना बन रही थी, तब तक मुगलों ने उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उनका सीधा लक्ष्य अब जिंजी का किला था, जो कि मराठाओं की राजधानी थी। ऐसे में जब जुल्फिकार खान के नेतृत्व में सेना जिंजी की तरफ बढ़ती है, तब मराठाओं ने सह्याद्री की तरफ अपने जाल बिछाने शुरू कर दिए। धनाजी और संताजी ने पूर्व की ओर से मुगलों पर हमला किया और बाकी सरदारों ने मुगल फौज को कई मोर्चों पर उलझाए रखा। इस सटीक रणनीति की वजह से मुगल फौज दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, उत्तर कर्नाटक और महाराष्ट्र। इन दोनों मोर्चों पर लड़े जाने की वजह से मुगलों की ताकत अब कम होती जा रही थी। साथ ही साथ रसद की भी दिक्कत थी। दरअसल मुगल फौज को राशन और सेना का साजो सामान सूरत बंदरगाहों से होकर मिलता था, मगर सेना के इन दो मोर्चों की वजह से मुगलों की सप्लाई लाइन में प्रॉब्लम्स आने लगी थी। आगे चलकर मराठाओं की ताकत इतनी बढ़ गई
कि उन्होंने अपनी नौसेना की बदौलत सूरत बंदरगाह को ही तबाह कर दिया, जिस वजह से मुगल फौज की रसद अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई। कोई भी जंग भूखे पेट नहीं लड़ी जा सकती। मुगल फौज के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। भूखे पेट उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जहां उनका यह कैंपेन लंबा खींचता गया। मगर किसी भी जुनूनी बादशाह को जीत से मतलब होता है। सेना किस हाल में चल रही है उसे इससे कोई मतलब नहीं होता। दक्कन में पिट रही अपनी सेना को देख बादशाह औरंगजेब भी पूरी तरह से तंग हो चुके थे। उन्होंने तुरंत जुल्फिकार खान को एक अल्टीमेटम दिया, जिसके तहत उसके पास महज दो रास्ते थे। या तो वे वक्त रहते जिंजी का किला हथियाए या फिर अपने पद से इस्तीफा दे दे। 1698 तक जिंजी का किला मराठाओं के कब्जे में था। मराठाओं की सबसे बड़ी ताकत थी गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक। इस टेक्निक को शिवाजी महाराज द्वारा बहुत सटीक बनाया गया था, जिसके बलबूते मराठा फौज मुगलों की विशाल सेना को भी बड़ी आसानी से टक्कर दे रही थी। जिंजी का किला 3 पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा पड़ा था। ऐसे में मुगल फौज को उससे जीतना एक कड़ी चुनौती थी। यहाँ ज्यादा से ज्यादा घुड़सवारी सेना से काम चला जा सकता था, लिहाजा मुगलों की सैकड़ों तोपें और हजारों हाथियों का यहाँ कोई काम न था। मगर फिर भी मुगल सेना लगातार 7 सालों तक जिंजी के इस पहाड़ी इलाके में लड़ती रही, जहां आगे चलकर 1698 में उनका कब्जा इस किले पर हो गया। मगर यह जीत केवल नाम की जीत थी। दरअसल मुगल फौज इस 7 सालों के अभियान में इतनी पिस चुकी थी कि उनकी हालत शब्दों में बयां करना वाकई मुश्किल सबक बन गया था। सेना ने पहाड़ों पर उगे फल और पत्तों से अपना पेट भरकर युद्ध जारी रखा और लंबे समय के अंतराल के बाद किले को जीत लिया। इन 20 सालों के दक्कन अभियान में मुगलों की हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। मुगल खजाना आधा हो गया, जहां मुगल बादशाह औरंगजेब को यह लगने लगा कि मराठाओं से भिड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इसी बीच उत्तरी और पश्चिमी रियासतें भी अपना सर उठाने लगी थी। ऐसे में औरंगजेब को एक और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। 1700 में हुई छत्रपति राजाराम की मौत बादशाह औरंगजेब के लिए एक और आशा की किरण साबित हुई। इन दिनों संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव के बीच भी फूट पड़ रही थी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, जहां संताजी घोरपड़े मारे जाते हैं। उधर राजाराम की मौत की वजह से मराठा साम्राज्य पूरी तरह से बिखरने लगा था। राजाराम के बेटे शिवाजी द्वितीय इस समय सत्ता संभालने के लिए सक्षम नहीं थे, क्योंकि वे बहुत छोटे थे। इन हालातों में छत्रपति राजाराम की पत्नी तारा रानी मराठा साम्राज्य की बागडोर संभालती है। उन्होंने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया और एक कार्यकारी छत्रपति की हैसियत से साम्राज्य का अहम हिस्सा बनी। तारा रानी की मराठाओं की गद्दी पर बैठने के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब को यह लग रहा था कि वे अब चुटकी बजाते ही पूरे दक्कन को अपने कब्जे में कर लेंगे। मगर मुगल सेना पहले से ही मराठाओं से अलग अलग मोर्चों पर लड़कर पूरी तरह से थक चुकी थी। साथ ही साथ कई सालों तक मुगल सरदार दिल्ली से दूर भी थे। ऐसे में उन्हें घर की याद सता रही थी। वे लगातार बादशाह औरंगजेब को ये समझाते रहे कि इस वक्त मराठाओं से लड़ना मुगलों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ी देर रुकते हैं, वापस चलते हैं और फिर लौटकर उन पर हमला करते हैं। मगर गुजारिश से मान जाए वो बादशाह कैसा। औरंगजेब को यह लगता था कि मराठाओं की ताकत अब एक महिला के हाथों में है। ऐसे में मुगल साम्राज्य का जीतना लगभग तय होगा। मगर औरंगजेब को इस बात का कभी अंदाजा भी नहीं था कि जिस महिला को वे कमजोर और निर्बल समझ रहे हैं, वही महिला आगे चलकर मुगल साम्राज्य के रास्ते लगा सकती है। 1707 के बाद मुगल सेना ने लगातार मराठा आधिपत्य वाले किलों पर हमला किया और कुछ पर कब्जा भी कर लिया। जहां लड़ाई से काम नहीं बनता था, वहां मुगल मराठाओं के सरदारों को घूस देकर अपना काम निकाल लेते थे। तारा रानी ने भी ठीक यही किया। मुगल फौज में कई सरदार ऐसे थे जो रहते तो मुगल खेमे में थे, मगर काम मराठा साम्राज्य के लिए करते थे। ऐसा करते करते मराठाओं ने मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 1704 तक तोरना और रायगढ़ जैसे मजबूत किले अब मुगलों के अधीन आ चुके थे, लेकिन तब तक औरंगजेब को इतना तो समझ में आ गया था कि मराठा साम्राज्य को
पूरी तरह से खत्म करना उनके बस की बात कतई नहीं थी। इसके अगले ही साल यानी 1705 में मराठाओं ने उत्तर में भोपाल और भरूच इलाकों को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। आगे चलकर जब सेना गुजरात और मध्य भारत में घुसी तब बादशाह औरंगजेब पूरी तरह से टूट गए। उसी साल मुगल सेना ने दक्कन से वापसी शुरू कर दी। उनका मोर्चा बुरहानपुर तक पहुंचा ही था कि 21 फरवरी 1707 में औरंगजेब ने अपने प्राणों को त्याग दिया। मरते दम तक मराठाओं को हराने की मंशा लिए आगे बढ़ रहे औरंगजेब को मरने के बाद भी यह रुतबा कभी हासिल नहीं हुआ। उनके जाने के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह से टूट गया था। इसी बीच मुगलों की कैद में रहे छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज को बादशाह बहादुर शाह प्रथम द्वारा आजाद कराया गया। मकसद था उनके चलते मराठा साम्राज्य में फूट डालना। शाहू ने दक्कन पहुंचते ही गद्दी पर दावा ठोका जो उनका हक था। तारा रानी और उनके बीच लड़ाई हुई जहां शाहू का पगड़ा भारी पड़ा। इस लड़ाई के चलते मराठा साम्राज्य अब दो हिस्सों में बंट गया था। एक तो था तारा रानी का कोल्हापुर वाला हिस्सा, तो दूसरा था शाहू का सातारा वाला हिस्सा। छत्रपति शाहू ने मराठा साम्राज्य की बागडोर अपने चहीते सरदार पेशवा बालाजी बल्लाळ के हाथों में दी थी। आगे चलकर उनके बेटे बाजीराव मराठा साम्राज्य के पेशवा बनते हैं, जहां उनके नेतृत्व में साम्राज्य की सीमा दिल्ली तक जा भिड़ती है। इसके बाद की कहानी पूरी तरह से साफ है। बाजीराव के बाद नाना साहब के बाद माधवराव और माधवराव के बाद नाना फडणवीस ने मराठा साम्राज्य को इस तरह मजबूत किया कि उनके सामने मुगल साम्राज्य किसी कागज के घर जैसा दिखने लगा। यही वो दौर था जहां से मुगल साम्राज्य अब सिकुड़कर महज दिल्ली तक ही जा चुका था। अगर वक्त रहते औरंगजेब मराठाओं से संधि कर लेते तो शायद उनका यह हाल कभी न होता। अपने अंतिम समय में औरंगजेब ये हमेशा कहते थे कि मैंने मराठाओं से लड़कर एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, जिसके परिणाम मेरी आने वाली पुश्तों को सहना होगा। तो इस प्रकार हमें मुगल साम्राज्य का अंत होता दिखाई देता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, छत्रपति शाहू महाराज के बाद गद्दी पर आए मराठाओं के एक नए छत्रपति के बारे में कई कयास लगाए जाते हैं। दरअसल उस वक्त शाहू महाराज को अपना बेटा नहीं था। ऐसे में वे तारा रानी के पोते को नया छत्रपति घोषित कर देते हैं। आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।